सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक शोध में स्रोतों का क्या महत्व है, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में एविडेंस और सोर्सेज जिसको बोलते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, ये जो टॉपिक है वो पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC1 है और ये पूरा जो सिलेबस है वो हिस्टोग्राफी का है। उसमें आपको प्राइमरी सोर्सेज के बारे में, सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। और पिछले वीडियो में हम प्राइमरी सोर्सेज के विषय में प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम बातें करेंगे कि आखिर ऐतिहासिक शोध में स्रोतों का क्या इम्पोर्टेंस है और उसमें सेकेंडरी सोर्सेस का भी क्या महत्व है। प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐतिहासिक शोध में स्रोतों का महत्व नहीं है। आप बोल सकते हैं कि विदाउट सोर्सेस इट कैन नॉट द इमेजिन ऑफ रिसर्च, यानी बिना स्रोत का आप अच्छे शोध की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है तब आखिर इसके स्रोत कौन कौन हो सकते हैं, स्रोत कौन होते हैं। तो देखिए, इसमें प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आप इंडियन हिस्ट्री को देखे होंगे, हमारे हिस्ट्री को जानने का स्रोत वो अलग चीज है, लेकिन मिलता जुलता है। जैसे हमें इतिहास का अध्ययन करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करना है, तो स्रोतों को बांटा गया है। कुछ स्रोतों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, कुछ स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और इन विभाजनों में स्रोतों को बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थी जी, थोड़ा सा सेकेंडरी सोर्सेस को जानने के पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन स्रोतों के विषय में आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में, इतिहास के स्रोतों में अब पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण यानी फॉरेन ट्रेवलर जो यहां पर आए, उन्होंने जो वृत्तांत लिखा वो भी हमारे शोध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। और देखिए, वो स्रोत अध्ययन के लिए है, लेकिन यदि हम
हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो वही स्रोत कहीं प्राइमरी स्रोत बन जाता है और कहीं सेकेंडरी स्रोत बन जाता है। जैसे मान लीजिए पुरातत्व से कोई सामग्री मिली है, मान लीजिए हमको गुप्त काल के बारे में वर्णन करना है, वहां पे स्वर्ण सिक्के ये बयां कर देते हैं कि वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आर्थिक समृद्धि थी, तभी तो वहां पर स्वर्ण सिक्के ज्यादा मात्रा में मिले। अभिलेख हुए, अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, प्रस्तुति पत्र, ये सब प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज उसमें उत्कीर्ण है, उसको हम बदल नहीं कर सकते हैं। उसको हम जांच सकते हैं, प्रामाणिकता खोज सकते हैं, घटनाओं से उसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बदल नहीं सकते। तो प्राइमरी सोर्स हो गया। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पुरातात्विक स्रोत ही प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं। ये अपने दिमाग से अब हटा दीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत के अलावा यदि कोई साहित्यिक स्रोत भी है, वो भी प्राइमरी सोर्स में आ सकते हैं। मान के चलिए अकबरनामा, मान के चलिए जियाउद्दीन बर्निन का कोई ग्रंथ, तो मान के चलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका, चारों वेद, ये सब तो ग्रंथ है ना। लेकिन जब हम घटनाओं से इसको कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे, तो साहित्यिक स्रोत होने के बावजूद भी ये वहां पर प्राइमरी सोर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि यदि कोई साहित्य में लिखा गया है तो वो प्राइमरी स्रोत नहीं है। वो प्राइमरी सोर्स होंगे यदि वो बुक्स कोई घटना का बयां कर रहा है, ऑथेंटिक लिखा हुआ है, अच्छे राइटर से लिखे हुए हैं, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है। देखिए होता क्या है, राइटर के दृष्टिकोण से भी इतिहास को समझा जा सकता है कि ये राइटर किस मानसिकता का व्यक्ति है, किस और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। स्वाभाविक है, मैंने आपको बताया था ना कि इतिहास को वस्तुनिष्ठ होना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हमको लगता है हम बोल देते हैं कि भाई ये वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे साइंस का जैसा, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित देखे जाते हैं। सबसे पहले पूर्वाग्रह से आपको वंचित होना पड़ेगा। तो कभी कभी साहित्य में कुछ लेखन हुए हैं जो पूर्वाग्रह से वंचित नहीं है, तो वहां पर उन स्रोतों को यदि हम ऐतिहासिक शोध में शामिल करते हैं तो उसको सोचना पड़ेगा कि यह जो सोर्सेज है ये किनके द्वारा लिखा गया है,
किस प्रकार का ये व्यक्ति थे, इनकी मानसिकता कैसी थी, इनकी विचारधारा कैसी थी, कहाँ इनको ज्यादा लगाव था, इसको हमें देखने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी हम उनकी वो लिखी हुई बातें, कही हुई बातें को हम ऐतिहासिक शोध में शामिल कर सकते हैं। अब प्राइमरी सोर्सेज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। किसी घटना का जो किसी का वर्णन कर रहे हैं, जो हमको पहले प्रमाण देता है, पहले बताता है कि भैया देखो ये है, जो ऑथेंटिक ग्रंथ होता है, किस घटनाओं का सबसे प्रमाणिक चीजें जो होती है वो प्राइमरी सोर्सेज हो गए। प्यारे विद्यार्थी जी, अब प्रश्न ये है कि आखिर सेकेंडरी सोर्स कौन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। तो आप अपने मन में ये बैठा लीजिए कि जितना प्राइमरी सोर्सेज का हिस्टोरिक रिसर्च में इंपॉर्टेंस है, उससे कम सेकेंडरी सोर्स का नहीं है। उसका भी अपना महत्व है। आज जो आप किताबें देख रहे हैं, राइटर लोग लिख रहे हैं, तो हम बिल्कुल उनके लेखन को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो राइटर होते हैं, जो तथ्यों को लिखते हैं, उसके पहले गहन विश्लेषण उसका कर लेते हैं, तब वो कोई बात को लिखने का प्रयास करते हैं। और कुछ वो नई बातों को शामिल करते हैं जो शायद प्राइमरी सोर्सेज में हमें उतना विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो देख लीजिए, यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो आपको तो नया चीजों को भी लेना है ना। पहले के राइटर ने वैसा लिखा, ठीक है, उसके परिस्थिति, उसके समय के अनुसार वो ठीक था। अब उसमें चेंजिंग हुए, उसके सोच के अनुसार वो सही था। लेकिन आज के लेखक जब उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करते हैं कि शायद ऐसा होना चाहिए था, इसमें एक कमियां थी, और फिर वो जाकर कोई नए तथ्य, नई बातें बताने का प्रयास करते हैं, नई चीजें कहने का प्रयास करते हैं। यही तो रिसर्च है। आप कही हुई बातें को कह रहे हैं तो फिर रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है? आप तो कुछ नया बताइए, आप उसके विश्लेषण को ही अलग बताइए, मूल्यांकन को ही कुछ बताइए, कुछ तो आपका दृष्टिकोण, अपना व्यू होना चाहिए। तो इस तरह से गहन अध्ययन होता है, चिंतन होता है, विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को का कलेक्शन होता है, उसका विश्लेषण होता है, तथ्यों का प्रमाणीकरण होता है। उसके बाद कोई बातें, कोई मूल्यांकन निकाला जाता है। तो बताइए विद्यार्थी जी, इतना विश्लेषण, तथ्यों की वो इकट्ठा से लेकर, सिलेक्शन से लेकर कलेक्शन, उसके बाद फिर वो शामिल करते हैं, इतना गहन अध्ययन करने के बाद, तो क्या वो तथ्य आपके रिसर्च में उपयोगी नहीं हो सकते? समझ लीजिए, इतनी मेहनत करने के बाद वो कोई तथ्य को बाहर लेके आए, तो क्या वो तथ्य आपके शोध के लिए मार्गदर्शन नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई सोचने की आवश्यकता है ही नहीं कि सेकेंडरी सोर्स मार्गदर्शन करता है, आपको दिशा दिखाने का काम करता है
कि आप रिसर्च किस दिशा में कर रहे हैं, और तथ्यों की प्रामाणिकता को सेकेंडरी सोर्स और भी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थी जी, सेकेंडरी सोर्स में यदि आपको लिखना रहे तो आप बुक्स को ले सकते हैं, अखबार को ले सकते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है, लेकिन उनका सोच के द्वारा, उनके विश्लेषण के द्वारा, गहन अध्ययन चिंतन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो हो सकता है वो तथ्य, वो बातें आपके ऐतिहासिक शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसीलिए शोध में सेकेंडरी सोर्सेस का भी इंपॉर्टेंस है। जिस प्रकार से गाड़ी का 2 पहिया होता है, 4 पहिए वाली भी गाड़ी होती है, तो सब पहिए का होना जरूरी है। यदि उसमें एक पहिया भी गड़बड़ होगा फिर दिक्कत होता है। तो ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी? बताइए। आपके पास बाइक है, 2 चक्का है कि नहीं? और यदि अगले वाला चक्का नहीं रह जाए, पिछले वाला चक्का नहीं, आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। उसी प्रकार से जब 2 चक्के वाली गाड़ी एक चक्के में नहीं चल सकती है, ठीक उसी तरह से शोध में भी, ऐतिहासिक शोध में भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस का इंपॉर्टेंस होता है। यदि आप इसको एक भी आप इसको अलग कर देंगे शोध से, तो शोध में एक तरह से समझिए, एक शरीर में जिस तरह किडनी होता है उस तरह से आप उसका किडनी को निकाल लीजिएगा। दोनों स्रोतों का इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी सोर्स का भी, सेकेंडरी सोर्स का भी। तब जाके आपकी शोध बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही प्रामाणिक होंगे। आप सभी तथ्यों को समायोजित कर पाएंगे, उनका विश्लेषण कर पाएंगे, और आप एक अच्छे ढंग से शोध कार्य को पूरा कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको आज के इस वीडियो में शोध में द्वितीय स्रोत, सेकेंडरी सोर्स के विषय में आज हम डिस्कस किए और आपको प्रयास किए कि हम स्रोतों को भी आपको बताएं, जिसे पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताएं, जो खनन उत्खनन से प्राप्त होता है, शिलालेख है, अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, और साहित्यिक स्रोत में आपको मैं बताने का प्रयास किया, वेद हैं, पुराण हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ हैं लिखा हुआ जो साहित्यिक स्रोत हैं। ऐतिहासिक विवरण हर्षसहित का वानभट्ट, ठीक है, अब्दुल रज़ाक का रेहला, तुजू के बाबरी, मध्यकालीन में जाइएगा, ऐसे इतने सारे वर्णन हैं जिनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और ये सारे जो है सो शोध के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी कही हुई बातों को, उनके संस्मरणों को आप दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास ये भी किया कि आप ये नहीं सोचिएगा कि कोई साहित्यिक ग्रंथ है तो वो प्राथमिक स्रोत नहीं है। अभी मैं कुछ किताबों का चर्चा किया जो आजकल लिखे जा रहे हैं प्राथमिक स्रोत की सहायता से, तो ठीक है, वो प्राथमिक स्रोत नहीं होंगे,
द्वितीय स्रोत होंगे। अखबार है, मैगजीन है, कुछ नए तथ्य उभर के सामने आए गहन शोध के बाद, तो सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।